नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का क्रैकेडमी में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, एक इन्फॉर्मेशन, फिर उसके बाद डायरेक्ट अपने टॉपिक पर आता हूं। इन्फॉर्मेशन यह है कि समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय का नया बैच प्रारंभ हो चुका है। आप दोस्तों एडमिशन ले सकते हैं, जिसकी फीस 16,999 रुपये है। लेकिन यदि आप 20 जून के अंदर एडमिशन लेते हैं तो क्रैकेडमी की तरफ से आपको 3,000 रुपये का ऑफर मिलेगा। अर्थात कि 16,999 फीस में 3,000 माइनस करके आपका एडमिशन होगा। और दोस्तों, यदि आपको समाजशास्त्र संबंधी कोई भी समस्या हो या समाजशास्त्र से संबंधित आपको फ्री में काउंसलिंग कराना हो, जिसमें एक सिलेबस की अंतः समझ डेवलप करनी हो, तो आप 8004020004 पर कॉल घुमाएं और अपनी सारी समस्याओं का समाधान करें। दोस्तों, एक इन्फॉर्मेशन और, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्रैकेडमी ऐप का लिंक मिलेगा। आप उस लिंक को टच करके क्रैकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो देर न करिए, जल्द से जल्द ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप प्ले स्टोर पर आ चुका है। आप क्रैकेडमी लिखेंगे तो भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय का टॉपिक प्रारंभ हो चुका है, जिसमें मैंने आपको इस पर कई क्लासेस ले चुका हूं। समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय के अंतर्गत हमने प्रथम क्लासेस में आपको समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय कैसे पढ़ना चाहिए उसकी एक समझ डेवलप किया। हमने अपने द्वितीय क्लास में समाजशास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र के संपूर्ण पाठ्यक्रम पर एक प्रकाश बिंदु डाला। एक एक टॉपिक पर अच्छे से उस पर एनालिसिस किया। फिर उसके बाद हमने प्रथम प्रश्न पत्र के फर्स्ट यूनिट को पढ़ाना प्रारंभ किया, जिसमें फर्स्ट यूनिट का नाम है समाजशास्त्र विद्या शाखा। दोस्तों, समाजशास्त्र विद्या शाखा में जितने भी टॉपिक दिए गए हैं, उन टॉपिक के अंतर्गत जो भी प्रश्न 2013 से 2021 तक यूपीएससी ने पूछा है, हमने उसी टॉपिक के अंतर्गत रख दिया। ये मेरा तृतीय क्लास था। फिर उसके बाद मैंने दोस्तों, आप यदि समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं तो दोस्तों, समाज शास्त्र मानव समाज का अध्ययन करता है और इस समाज शास्त्र को पढ़ने के अंतर्गत आपको समाज शब्द कई बार रिपीट होगा। तो इस कारण समाज का एक वृहद एनालिसिस होना अत्यंत आवश्यक था, जिसमें दोस्तों मैंने 4 क्लासेस समाज पर लिया और बहुत अच्छे तरीके से उस पर गहन विश्लेषण किया और उससे संबंधित आपको प्रश्न भी दिया, ताकि आप उन प्रश्नों को सॉल्व करें। वह प्रश्न संभावित यूपीएससी आपका जब एग्जाम होगा 2022 या 23 का, तो आपको इन्हीं में से एक प्रश्न मिल जाएगा। दोस्तों, अब आज हम अपने टॉपिक पे आ रहे हैं जो यूपीएससी ने दिया है। समाजशास्त्र विद्या शाखा, यदि आप सिलेबस में देखेंगे, समाजशास्त्र विद्या शाखा, यदि आप सिलेबस को वॉच करेंगे दोस्तों, तो उसमें फर्स्ट टॉपिक लिखा है यूरोप में आधुनिकता एवं सामाजिक परिवर्तन तथा समाजशास्त्र का आविर्भाव। ठीक है, ये आपको वहां पर लिखा हुआ मिलेगा। आज हम आपको इस टॉपिक पर वृहद विश्लेषण करते हैं और आपको बताते हैं कि किस प्रकार यूरोप में परंपरागत समाज से आधुनिक समाज में चेंज हुआ और एक बड़ा सामाजिक परिवर्तन हुआ, जिससे समाज शास्त्र के आविर्भाव का मार्ग प्रशस्त हुआ। यह जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। तो दोस्तों, इस लाइन में अगर आप इस लाइन को पढ़ेंगे तो इस लाइन में एक आपको परंपरागत शब्द मिलेगा जो कि छिपा है, हिडन है। ये छिपा हुआ शब्द है, अर्थात कि यूरोप में आधुनिकता आई
तो कैसे आई? कहीं न कहीं यूरोप का समाज एक परंपरागत समाज था। और जैसे ही दोस्तों परंपरागत समाज शब्द का अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो ऐसा समाज धर्म पर आधारित होगा। यहां पर सारी क्रियाकलाप धर्म के अंतर्गत प्रायोजित होंगे। वह चाहे शैक्षिक कार्य हो, वह चाहे राजनीतिक कार्य हो, वह चाहे आर्थिक कार्य हो, और वह चाहे सामाजिक कार्य हो, सब पर धर्म का प्रभाव बहुत ज्यादा होगा। ये परंपरागत समाज का एक विशेषता है। लेकिन जैसे ही हम दोस्तों आधुनिक समाज की बात करेंगे, यहां पर दोस्तों धर्म नहीं, वैज्ञानिकता अपना स्थान लेगा, तार्किकता अपना स्थान लेगा। यहां पर सामूहिकता को विशेष स्थान नहीं मिलेगा। यहां पर व्यक्ति महत्वपूर्ण होगा, जिसके लिए स्वतंत्रताओं का बृहद रूप से विश्लेषण होगा, समानता की बातें होंगी, मानवतावाद की बातें होंगी। परंपरागत समाज में सामूहिकता को ज्यादा विशेष महत्व दिया जाता है, लेकिन आधुनिक समाज में बिल्कुल भी नहीं। ये दोस्तों मैं आपको अभी एक सिनॉप्सिस कर रहा हूं इस विषय वस्तु का, ताकि आप थोड़ा सा समझ सके, और जब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करें तो आप और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकें। तो दोस्तों एक यूरोप का जो समाज था, लगभग आप देखें तो 12वीं 13वीं 14वीं सदी में, उसके पहले 14वीं सदी के पहले यूरोप का समाज एक परंपरागत समाज था। लेकिन 14वीं सदी के बाद यूरोप का समाज आधुनिकता में प्रवेश करना शुरू किया। और जब दोस्तों आधुनिकता आएगी तो समाज में परिवर्तन तो होगा ही, लेकिन दोस्तों समाज में परिवर्तन होगा तो कुछ सामाजिक समस्याएं भी जन्म लेंगी। ऐसा नहीं है कि हम आधुनिकता में आ गए तो आधुनिक प्रकार की सामाजिक समस्याएं जन्म लेंगी, और इन्हीं सब को सुलझाने के लिए समाज शास्त्र का जन्म होता है। अभी मैं आपको एक शॉर्ट में चीजों को बताया। अब आते हैं हम पूरे टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए। अब दोस्तों आपसे एक ही हमारी इच्छा है कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कराएं। आज से आपके क्लासेस प्रतिदिन होंगे। आज मैं अपने क्लासेस के जो भी शेड्यूल हैं उसको मैं YouTube पर अपलोड कर दूंगा, क्योंकि मैं कई क्लासेस की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। कुछ क्लासेस मैं फ्री में स्टार्ट करने वाला हूं, तो आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए अब हम टॉपिक में आते हैं। दोस्तों हम कौन से टॉपिक पर अध्ययन कर रहे हैं? यूरोप में आधुनिकता एवं सामाजिक परिवर्तन तथा समाजशास्त्र का आविर्भाव, ये टॉपिक है। अब दोस्तों आप मुझे बताओ, कोई भी विचार कहां से जन्म लेता है? स्वयं सोचो, कोई भी विचार कहां से जन्म लेता है? तो दोस्तों कोई भी विचार जन्म लेता है तो वह अपने सामाजिक पृष्ठभूमि से उत्पन्न होती है। कहां से उत्पन्न होती है? तो कोई भी विचार सामाजिक पृष्ठभूमि से उत्पन्न होती है, कहीं से नहीं। कहां से उत्पन्न होगी? सामाजिक पृष्ठभूमि से। कोई भी विचार आप देखेंगे वह अपने सामाजिक पृष्ठभूमि से उत्पन्न होती है। इस प्रकार दोस्तों समाज शास्त्र का जो उद्भव था, समाज शास्त्र का अगर उद्भव देखें तो उद्भव भी एक विषय अथवा विचार के रूप में यूरोपीय समाज के सामाजिक पृष्ठभूमि से जन्म लिया। कहां से? यूरोपीय समाज के सामाजिक पृष्ठभूमि से जन्म लिया। अब समझिए, कोई भी विचार अगर आप देखें तो वह अपने सामाजिक पृष्ठभूमि से जन्म लेती है। तो समाज शास्त्र भी एक विचार था, एक विषय था। तो समाज शास्त्र
का उद्भव भी एक विषय अथवा विचार के रूप में यूरोपीय समाज के सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। एक विषय के रूप में समाजशास्त्र का उद्भव कहां पर हुआ? तो एक विषय के रूप में समाजशास्त्र का उद्भव यूरोप में हुआ। और दोस्तों, यही कारण है कि जो प्रारंभिक समाजशास्त्री चिंतक थे वो यूरोप से थे। वो कहां से थे? यूरोप से थे। परंतु दोस्तों, इसका जो विकास था वो अमेरिका में हुआ। इसका विकास कहां पर हुआ? अमेरिका में हुआ। इस कारण बाद के जो समाजशास्त्री थे वो अमेरिकन कहलाए। आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूं? तो हमने किया समझा, कोई भी विचार अपने सामाजिक पृष्ठभूमि से उत्पन्न होती है। समाजशास्त्र का उद्भव एक विषय अथवा एक विचार के रूप में यूरोपीय समाज के सामाजिक पृष्ठभूमि से उत्पन्न हुई। क्यों? क्योंकि समाजशास्त्र के पितामह अगस्त काम्टे फ्रांसीसी चिंतक थे और फ्रांस यूरोप में है। और दोस्तों, आधुनिकता का जो उदय हुआ वह सर्वप्रथम यूरोप में हुआ। तो दोस्तों, समाजशास्त्र का उद्भव यूरोप में हुआ। इस कारण प्रारंभिक जो समाजशास्त्री चिंतक थे वो चिंतक यूरोप के थे। जो प्रारंभिक, जैसे आप देखते हैं अगस्त काम्टे, कार्ल मार्क्स, ये सब। लेकिन दोस्तों, समाजशास्त्र का विकास जो था वो अमेरिका में हुआ। इसी कारण बाद के समाजशास्त्री जैसे मीड, पार्सन्स, मर्टन, ये सब अमेरिका से थे। तो दोस्तों, यूरोप के समाज में परंपरागत समाज को तोड़कर वह आधुनिकता में प्रवेश कर रहा था। यूरोप का समाज व्यापक परिवर्तन की ओर आगे बढ़ रहा था। यूरोप के समाज में लोग परिवर्तन के विषय में सोचना शुरू किए। और दोस्तों, विश्व अवलोकन में भी व्यापक स्तर से परिवर्तन होना शुरू हुआ। और दोस्तों, यह सब समाजशास्त्र के उद्भव के एक प्रमुख कारक रहे। तो दोस्तों, अतः हम यह कह सकते हैं कि समाजशास्त्र के उद्भव के प्रमुख कारक, तो समाजशास्त्र के उद्भव के प्रमुख कारक सामाजिक एवं बौद्धिक रहे हैं। सामाजिक एवं बौद्धिक रहे हैं। बहुत धीरे धीरे आप सब चीजों को अच्छे से समझ जाएंगे। हमने अभी तक आपसे क्या बात किया? कोई भी विचार अपने सामाजिक पृष्ठभूमि से उत्पन्न होती है। समाजशास्त्र का उद्भव एक विषय के रूप में अथवा एक विचार के रूप में यूरोपीय समाज के सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित रहे। समाजशास्त्र का उद्भव यूरोप में हुआ। इस कारण प्रारंभिक समाजशास्त्री आपके यूरोप से थे, लेकिन समाजशास्त्र का विकास अमेरिका में हुआ। इस कारण बाद के समाजशास्त्री अमेरिकन रहे। प्रारंभिक समाजशास्त्री में अगस्त काम्टे, कार्ल मार्क्स, ये सब चिंतक, और बाद के समाजशास्त्री जो अमेरिकन, उसमें मीड, पार्सन्स, मर्टन। दोस्तों, यूरोप के समाज में व्यापक परिवर्तन होना शुरू हुआ। लोगों की सोच परिवर्तित होना शुरू हुआ। विश्व अवलोकन पर इसका प्रभाव दिखने लगा, जिससे समाजशास्त्र के उद्भव के पृष्ठभूमि तैयार होना शुरू हुई। दोस्तों, समाजशास्त्र के उद्भव के प्रमुख कारक सामाजिक और बौद्धिक रहे। सामाजिक क्यों? सामाजिक इसलिए क्योंकि यूरोप के समाज में परिवर्तन होना शुरू हुआ था। लेकिन इस परिवर्तन के पीछे कुछ न कुछ कारण थे।
उन कारण को जानेंगे अभी। और बौद्धिक मतलब कि जो चिंतक थे, उन्होंने अपने विचारधाराओं को कोई राजनीतिक क्षेत्र में, कोई आर्थिक क्षेत्र में देना शुरू किया, धर्म के मान्यताओं को खंडन करना शुरू किया, तो वो बौद्धिक। तो हम समाजशास्त्र के उद्भव में एक और सामाजिक पढ़ेंगे, एक और बौद्धिक पढ़ेंगे। सभी को क्लियर है? अब हम आगे बढ़े। चल, अब दोस्तों समाजशास्त्र के उद्भव के सामाजिक कारक हम लोग जानेंगे। समाजशास्त्र के उद्भव के कौन से कारक? सामाजिक कारक। आइए समझते हैं समाजशास्त्र के उद्भव के सामाजिक कारक। अगर दोस्तों हम समाजशास्त्र के उद्भव के सामाजिक कारक समझना चाहते हैं तो पहले एक भूमिका बनाना बहुत जरूरी है। और भूमिका बनना कहां से शुरू होगा? जब हम मध्यकालीन यूरोप के विषय में जानेंगे, अर्थात कि यूरोप में समाज का परंपरागत स्वरूप को जानना चाहेंगे। यूरोप में समाज का परंपरागत स्वरूप, राइट दोस्तों, परंपरागत स्वरूप, यह जानना अब अत्यंत आवश्यक है कि यूरोप में समाज का परंपरागत स्वरूप क्या था। राइट दोस्तों, अब हम एक भूमिका यहां से बनाना शुरू करेंगे। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि यूरोप का समाज कैसा समाज था। आज जो यूरोप का समाज देख रहे हो, लेकिन यही यूरोप का समाज 12वीं सदी 13वीं सदी में आप देखते तो वहां पर धर्म का बोलबाला बहुत ज्यादा था। अर्थात कि प्रारंभ में यूरोप का समाज पूर्णतः धार्मिक था। कैसा समाज था? पूर्णतः धार्मिक था। सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में जो सामाजिक जीवन होता है, उस जीवन के सभी क्षेत्रों में, सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में किसका बोलबाला था? सभी क्षेत्रों में धर्म का बोलबाला था। अर्थात कि 12वीं 13वीं सदी में जो यूरोप का समाज था दोस्तों, वह समाज एक धार्मिक समाज था। उसको हम मध्यकालीन यूरोप भी कह सकते हैं। सामाजिक जीवन के कई क्षेत्र होते हैं दोस्तों। राजनीतिक हो सकते हैं, आर्थिक हो सकते हैं, सांस्कृतिक हो सकते हैं, आपके और भी। उन सभी क्षेत्रों में धर्म का प्रभाव था, धर्म की प्रधानता थी। और यहां पर दोस्तों जो चर्च था, इस चर्च को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। चर्च का वर्चस्व था, सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। अर्थात कि चर्च का वर्चस्व था। जैसा आप देखेंगे आगे, जब यूरोप के समाज में आधुनिकता आई, तब यूरोप के समाज में वर्ग स्तरीकरण स्टार्ट हुआ। अर्थात कि ऊंच और नीच का, कौन उच्च वर्ग में है, कौन निम्न वर्ग में है, इसका निर्धारण धन करने लगा था। लेकिन जब हम मध्यकालीन यूरोप में थे तो दोस्तों, उस वक्त उच्च वर्ग और निम्न वर्ग का निर्धारण धर्म पर आधारित था, जिसमें आपके पोप और पादरी ये उच्च स्थान पर थे, और उसके नीचे राजा, सामंत और कुलीन वर्ग थे।
और सबसे नीचे आपके मजदूर वर्ग, श्रमिक वर्ग, व्यापारी आते थे। ये हम बात मध्यकालीन यूरोप की कर रहे हैं। तो दोस्तों, चर्च का सर्वोच्च स्थान था। अगर हम समाजशास्त्र के उद्भव के सामाजिक कारक को जानना स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम पहले यूरोप में समाज का परंपरागत स्वरूप समझ रहे हैं, जिसमें यूरोप का समाज एक धार्मिक समाज था। सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में धर्म का वर्चस्व था। चर्च का सर्वोच्च स्थान था। और दोस्तों, इस चर्च में कौन रहेगा, कौन पुजारी रहेगा? तो पादरी। तो ये पादरी ही डिसाइड करते थे। पादरी ही धार्मिक जीवन के साथ लौकिक जीवन में भी यह तय करते थे कि क्या नैतिक है और क्या अनैतिक। सोचिए कैसा यूरोप का समाज था। ये पादरी डिसाइड करते थे। ये पादरी डिसाइड करते थे कि क्या नैतिक है या क्या अनैतिक है, धार्मिक जीवन के साथ साथ लौकिक जीवन में भी। तो दोस्तों, धर्म एवं धार्मिक मान्यताओं को चुनौती बिल्कुल भी नहीं दी जा सकती थी। धर्म एवं धार्मिक मान्यताओं को उस दौरान चुनौती बिल्कुल भी नहीं दी जा सकती थी। समझिए, आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, आपको समझ में आएगा। तो जैसा आज यूरोप का समाज है, वैसा उस वक्त यूरोप का समाज नहीं था। ठीक है दोस्तों, यूरोप के जो समाज था परंपरागत में, उस समाज में धर्म का बोलबाला था। सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में धर्म का वर्चस्व था। चर्च उसमें सर्वोच्च स्थान पर स्थापित था। चर्च में जो पुजारी थे, वो पुजारी धार्मिक जीवन के साथ साथ लौकिक जीवन पर अपना नियंत्रण स्थापित किए थे और वो डिसाइड करते थे क्या नैतिक है और क्या अनैतिक थे। और दोस्तों, इन धार्मिक मान्यताओं को चुनौती नहीं दी जा सकती थी। समझ में आ रहा है आपको? चुनौती नहीं दी जा सकती थी। और जो शिक्षा था इस परंपरागत समाज में यूरोप के, वह शिक्षा भी धार्मिक शिक्षा पर आधारित था। धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। अब दोस्तों, इसको हम लोग स्लाइड के माध्यम से समझते हैं और ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, आप लोगों को सभी लोग कमेंट करके बताएं समझ में आ रहा है। सभी लोग कमेंट करके बताएं। अब हम लोग स्लाइड के माध्यम से समझते हैं चीजों को, ताकि आप लोगों को और अच्छा लगे। ठीक है, हम लोग कौन सा टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं? यूरोप में आधुनिकता एवं सामाजिक परिवर्तन तथा समाजशास्त्र का आविर्भाव। यूरोप में आधुनिकता, आप जाकर देखना, किसको देखना? सिलेबस को। आधुनिकता एवं सामाजिक परिवर्तन तथा समाजशास्त्र का आविर्भाव। ठीक है, आइए समझते हैं। अभी हमने आपको बताया कोई भी विचार कहां से उत्पन्न होती है? अपने सामाजिक पृष्ठभूमि से उत्पन्न होती है। इसी प्रकार समाजशास्त्र का उद्भव भी एक विषय अथवा विचार के रूप में यूरोपीय समाज के सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित है।
एक विषय के रूप में समाजशास्त्र का आविर्भाव यूरोप में हुआ। यही कारण है कि अधिकांश प्रारंभिक समाजशास्त्री यूरोपीय रहे, परंतु इसका विकास जो था दोस्तों वह अमेरिका में हुआ। यही कारण है कि बाद के समाजशास्त्री अमेरिका के रहे। आप प्रारंभिक समाजशास्त्री में अगस्त काम्टे, कार्ल मार्क्स को ले सकते, ये सब यूरोप के थे। लेकिन बाद के समाजशास्त्री मीड, मर्टन, पार्सन्स, ये सब व्यापक परिवर्तन एवं लोगों के सोच, विश्व अवलोकन में उत्पन्न परिवर्तन समाजशास्त्र के उद्भव के प्रमुख कारक रहे। अतः यह कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र के उद्भव के प्रमुख कारक सामाजिक एवं बौद्धिक रहे। इसको हम लोगों ने अभी तक समझ चुका हूं। अब हम जानते हैं, अभी आपको बताएं कि सामाजिक एवं बौद्धिक थे, तो अब हम एक एक करके जानेंगे। एक समाजशास्त्र के उद्भव के सामाजिक कारक को जानेंगे, फिर उसके बाद समाजशास्त्र के उद्भव के बौद्धिक कारक को जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं समाजशास्त्र के उद्भव के सामाजिक कारक को जानने की। अब दोस्तों आप लोग जल्दी से जल्दी क्लासेस को शेयर कर दीजिए। सभी लोग क्लासेस को शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताएं कि सब चीजें समझ में आ रहा है कि नहीं। चल, यूरोप में समाज का परंपरागत स्वरूप एक भूमिका बनाते हैं, तभी हमको पता चलेगा ना। जैसे टॉपिक है यूरोप में आधुनिकता एवं सामाजिक परिवर्तन। आखिरकार यूरोप में आधुनिकता कैसे आई, यह जानने के लिए पहले उसके परंपरागत स्वरूप को जानेंगे। इसको हम एक हेडिंग और दे सकते हैं, यूरोप में आधुनिकता एवं सामाजिक परिवर्तन तथा समाजशास्त्र का आविर्भाव, वह भी हेडिंग कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज न होना। यूरोप में आधुनिकता एवं सामाजिक परिवर्तन एवं समाजशास्त्र के आविर्भाव, यह भी हेडिंग हो सकता है। तो आइए जानते हैं समाजशास्त्र के उद्भव के सामाजिक कारक। तो यूरोप में समाज का परंपरागत स्वरूप, आप जब 12वीं 10वीं से आप 13वीं 14वीं सदी का यूरोप देखेंगे, तो वो यूरोप जो था वह यूरोप पूर्णतः धार्मिक था, धर्म का बोलबाला था, धर्म का। सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में धर्म की प्रधानता थी, अर्थात कि सामाजिक जीवन के जितने भी क्षेत्र थे उन क्षेत्रों पर धर्म ने अपना नियंत्रण बनाए रखा था। चर्च का वर्चस्व सर्वोच्च था। धर्मगुरु, चर्च में कौन रहते हैं? चर्च में पादरी, धर्मगुरु, ये सब। और ये धर्मगुरु पादरी धार्मिक जीवन के साथ साथ लौकिक जीवन में भी यह तय करते थे कि क्या नैतिक है और क्या नहीं। धर्म एवं धार्मिक मान्यताओं को चुनौती नहीं दी जा सकती थी, अर्थात कि इनको चुनौती दे दिए तो समझ लीजिए कि आपने ईश्वर पर प्रश्न चिन्ह उठा दिया है, आपने ईश्वर की प्रतिष्ठा को ललकारा है, जो पाप है। उस वक्त जो स्तरीकरण की व्यवस्था थी उसमें सर्वोच्च स्थान पोप या पादरी का रहता था, और पादरी, और इसके नीचे राजा, सामंत, कुलीन वर्ग आते थे, और सबसे नीचे आपके मजदूर वर्ग, श्रमिक वर्ग, व्यापारी वर्ग, ये सब आते थे। समझ में आ रहा है? तो इसमें चर्च का वर्चस्व सर्वोच्च था, और उसमें कार्य करने वाले जो पादरी थे वो धार्मिक जीवन के साथ साथ लौकिक जीवन में भी यह तय करते थे क्या नैतिक है और क्या नहीं। धर्म किसकी बात करता है दोस्तों? धर्म हमेशा परलोक की बात करता है, वह वैज्ञानिकता का समर्थन नहीं करता है, क्योंकि विज्ञान जहां से सोचना बंद करता है, धर्म वहां से सोचना शुरू करता है।
धर्म आपके जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष की बात करता है। और ये पादरी अपने अनुसार सब कुछ तय करते थे कि क्या नैतिक है क्या अनैतिक, और इन धर्म एवं धार्मिक मान्यताओं को चुनौती नहीं दी जा सकती थी। जो शिक्षा व्यवस्था थी वह भी धार्मिक आधार पर थी। ये जो पोप और पादरी थे, ये जो ग्रंथ बनाते थे, उन्हीं को शिक्षा दी जाती थी। समझ में आ रहा है? ये जो पोप या पादरी थे, इन्हीं के द्वारा बनाए गए ग्रंथों की शिक्षा दी जाती थी। उस वक्त की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी? तो राजनीतिक व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी, अर्थात राजतंत्र था। लेकिन दोस्तों, जो यहां पर किंग था, राजा, उसको धर्म का समर्थन प्राप्त था और वह अपने दैवी अधिकारों के बल पर शासन करता था। समझने की बात यहां पर क्या है? यहां पर यह है कि ये जो राजा है, यह ईश्वर का देवदूत है, जो कि शासन करने के लिए आया है। और दोस्तों, यहां पर राजा है और एक प्रजा है। ठीक है, एक राजा है और एक प्रजा है। प्रजा मतलब आम जनता। तो दोस्तों, ये जो राजा है, ये ईश्वर का देवदूत है। ईश्वर, गॉड के द्वारा भेजा गया एक देवदूत है। और राजा के मुखमंडल से निकलने वाले जो शब्द हैं, वो ईश्वर के शब्द हैं, क्योंकि राजा को धर्म का समर्थन प्राप्त था। इन पोप और पादरियों का समर्थन प्राप्त था, क्योंकि पोप और पादरी ही तो धर्म थे, क्योंकि चर्च का वर्चस्व सर्वोच्च था। और इस राजा को ईश्वर का देवदूत बनाया गया और बोला गया कि राजा के मुखमंडल से निकलने वाले शब्द ईश्वर के शब्द हैं और प्रजा को इसको पालन करना चाहिए। यदि प्रजा विद्रोह करे, उनकी बातों की अवहेलना करता है, तो यह राजा की अवहेलना नहीं, यह डायरेक्ट ईश्वर की अवहेलना है। अर्थात कि आपने ईश्वर की सत्ता को चुनौती दिया है, ईश्वर की सत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। तो दोस्तों, राजा को धर्म का समर्थन प्राप्त था। ये पोप और पादरी अपने अनुसार राजा से कार्य करवाते थे। सभी को समझ में आ रहा है कैसा यूरोप का परंपरागत समाज था? आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताएं, सभी को समझ में आ रहा है? एक भूमिका बना रहा हूं। उस समाज में आर्थिक व्यवस्था क्या थी? तो कृषि प्रधान समाज था। ऐसी बात नहीं है कि छोटे जो दुकानदार ये सब थे, लेकिन अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी। और जो सामंत थे वो भूमि के मालिक होते थे, और जो किसान थे वो उस भूमि पर कार्य करते थे, उस भूमि पर अपना श्रम देते थे। परिवार और नातेदारी संबंधों का महत्वपूर्ण स्थान था। जो मध्यकालीन यूरोप था, अर्थात कि यूरोप का जो परंपरागत समाज था, उस समाज में परिवार तथा नातेदारी संबंधों का महत्वपूर्ण स्थान था। क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। और दोस्तों, सामूहिकता में कृषि ज्यादा होती है, क्योंकि सामूहिकता में श्रम बल ज्यादा मिलता है। तो खेती करने के लिए अधिक से अधिक श्रम बल की आवश्यकता थी, और श्रम बल परिवार में ज्यादा होगी, नातेदारी में ज्यादा होगी, क्योंकि यहां पर सामूहिकता दिखाई देगी।
तो खेती करने के लिए अधिक से अधिक श्रम बल की जरूरत, क्योंकि जितना ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा खेती होगी। इसलिए बड़ा परिवार एवं नातेदारी संबंधों का महत्व होता था। तो दोस्तों, परिवार तथा नातेदारी संबंधों का महत्वपूर्ण स्थान था। अब आप लोग इन सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को ध्यान रखना, क्योंकि यही सब पॉइंटों को चुनौती दी जाएगी, इसलिए ध्यान रखिए। इन्हीं सब पॉइंट को चुनौती मिलेगी यूरोप के समाज में। प्रदत्त परिस्थिति को महत्व दिया जाता था। प्रदत्त परिस्थिति मतलब समझ रहे हैं? जैसे हमारे अगर भारतीय समाज में देखें तो ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण, शूद्र का लड़का शूद्र, और जो इनके लिए शुद्धता एवं अशुद्धता की जो निर्योग्यताएं ला दी गई है वह उन पर लागू होगा। जैसे ब्राह्मण सबसे शुद्ध है, तो ये प्रदत्त परिस्थिति है, जन्म से दी गई परिस्थिति है, और शूद्र जन्म से नीच है, तो ये प्रदत्त परिस्थिति है, अर्जित परिस्थिति नहीं है। इसको हमने अर्जित किया, ये तो वंशानुगत के आधार पर ट्रांसफर हो रहा है, हस्तांतरण हो रहा है। तो दोस्तों, प्रदत्त परिस्थिति को महत्व दिया जाता था, वंश को महत्व दिया जाता था। जन्म से जो परिस्थिति का मतलब मान सम्मान प्रतिष्ठा, तो जो मान सम्मान प्रतिष्ठा थी जो जन्म से प्राप्त होती थी उसको महत्व दिया जाता था, न कि अर्जित परिस्थिति, अर्थात कि आप उसे अर्जित करके आप उच्च में आ जाएं, ऐसा व्यवस्था मौजूद नहीं थी। सामूहिकता की भावना प्रबल, मैंने अभी यहां पर क्लियर किया था, सामूहिकता की भावना प्रबल थी, और धर्म आधारित मूल्य एकमत्यता और उपरोक्त सामाजिक व्यवस्था को सामाजिक मूल्यों द्वारा समर्थन प्राप्त था। फलतः समाज में व्यवस्था कायम। अर्थात कि दोस्तों, धर्म आधारित जो वैल्यू थी उसमें लगभग सभी का एक मत था, सभी उसको पालन करते थे, अनुसरण करते थे, और इसी आधार पर सामाजिक व्यवस्था और इसी आधार पर सामाजिक मूल्यों को समर्थन प्राप्त था, और इसी आधार पर यूरोप के समाज में व्यवस्था कायम थी। अर्थात कि धर्म आधारित, आस्था एवं विश्वास पर आधारित ज्ञान का प्रचलन था। सभी को समझ में आया कि यूरोप का समाज कैसा समाज था। यूरोप का समाज परंपरागत स्वरूप सभी को समझ में आया? कमेंट करें, सभी कमेंट करके बताएं कैसा लगा। किसी को कोई भी समस्या हो कमेंट कर दें। चला जाए आगे, चलिए। तो दोस्तों, अब हम आते हैं, अभी हम लोगों ने समाजशास्त्र के उद्भव के सामाजिक कारक को जानने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमने यूरोप के समाज का पूरा परंपरागत स्वरूप का एनालिसिस कर चुका हूं। अब आते हैं, तो अभी तक हम लोगों ने जो समझा, यह हमको पता चला कि यूरोप का जो परंपरागत समाज था वह धार्मिक था, चर्च का वर्चस्व सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, वो डिसाइड करते थे कि क्या नैतिक है और क्या अनैतिक है। धर्म एवं धार्मिक मान्यताओं को चुनौती नहीं दी जा सकती थी। परंतु यूरोपीय समाज में 3 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना घटी जो यूरोप के समाज को बिल्कुल परिवर्तित कर दिया और उसको आधुनिकता की आधारशिला पर रख दिया। अर्थात कि यूरोप के समाज में आधुनिकता का विकास हुआ, और दोस्तों, समाजशास्त्र के उद्भव की पृष्ठभूमि भी तैयार हुई।
ये आप कतई न सोचना कि ये जो 3 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है वह समाजशास्त्र का उद्भव है। नहीं, ये 3 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं घट रही थी और वह आगे चलकर समाजशास्त्र के उद्भव का एक मार्ग प्रशस्त किया, एक पृष्ठभूमि तैयार की। वो 3 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना क्या है? वो 3 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है पुनर्जागरण। इसको हम इस आधार पर कर सकते हैं, पुनर्जागरण मतलब फिर से जागना, अर्थात परंपरागत समाज, रूढ़िवादी समाज, धर्म की मान्यताओं पर आधारित समाज से निकलकर आधुनिकता में प्रवेश करना। समझ रहे हैं? अर्थात कि तार्किकता का उदय, वैज्ञानिकता का उदय, जहां पर आप प्रश्न कर सके, जहां पर राजा और प्रजा का एक संबंध हो सके, जहां पर जनता का शासन हो। मतलब कि पुनर्जागरण का मतलब कि फिर से जागना। तो यूरोप में 14वीं से 18वीं शताब्दी के बीच हुई वाणिज्यिक क्रांति एवं वैज्ञानिक क्रांतियों का काल जो पुनर्जागरण युग कहलाता है। अभी इसको एक एक करके समझेंगे। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में, यह क्रांति स्वतंत्रता तथा समानता के लिए मानव संघर्ष था। और औद्योगिक क्रांति, समाजशास्त्र को कभी कभी औद्योगिक क्रांति का एक उप उत्पाद भी कहते हैं, क्योंकि औद्योगिक क्रांति ने समाजशास्त्र के उद्भव में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की। अब आते हैं इन एक एक ऐतिहासिक घटनाओं को समझते हैं और फिर देखते हैं कि समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ। ठीक है, चलिए। तो यूरोप में आधुनिकता के विकास में सहायक 3 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना जिसके द्वारा समाजशास्त्र का उद्भव हुआ। अभी दोस्तों ये ध्यान रखना, अपने स्मरण में रखना कि हम लोग समाजशास्त्र के उद्भव के सामाजिक कारक में अंदर प्रवेश किए हैं। ठीक है, जिसमें हमने एक भूमिका बनाई कि यूरोप में समाज का परंपरागत स्वरूप कैसा था। एक धार्मिक आधार पर था जिसको चुनौती दे पाना कठिन था, लेकिन 3 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना घटी जिसने यूरोप के समाज को पूरी तरीके से परिवर्तित कर दिया, राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर स्टैंड कर दिया, समाजशास्त्र के उद्भव की एक आधारशिला रख दी। तो अब हम जानते हैं यूरोप में आधुनिकता के विकास में सहायक 3 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना जिसने यूरोप में आधुनिकता तो ले आई और उसके साथ ही साथ समाजशास्त्र के उद्भव की एक पृष्ठभूमि भी तैयार कर दी, जिसमें पहला रेनेसा पुनर्जागरण युग अर्थात कि प्रबोधन युग। ठीक है, तो यूरोप में 14वीं से 18वीं शताब्दी के बीच, ठीक है, 14वीं से 18वीं शताब्दी के बीच हुए वाणिज्यिक क्रांति एवं वैज्ञानिक क्रांति का काल जो पुनर्जागरण युग कहलाता है, इसने भी समाजशास्त्र के उद्भव हेतु एक उर्वर पृष्ठभूमि तैयार की। दोस्तों ये जो रेनेसा था, पुनर्जागरण, ये वास्तव में एक घटना नहीं था, एक दौर था। इसको हम एक दौर के रूप में देख सकते हैं। वह दौर जिसमें धर्म का बोलबाला रहता था, मनुष्य व्यक्ति की कोई इज्जत बिल्कुल भी नहीं रहती थी। धर्म तय करता था कि व्यक्ति का सामाजिक जीवन कैसा हो। तो जब समाज में बहुत ज्यादा अराजकता व्याप्त होती है
तो उसमें परिवर्तन होना संभव हो जाता है। तो इसी कारण पुनर्जागरण वास्तव में एक घटना नहीं थी, बल्कि यह एक दौर था, यूरोप का दौर था। इसको हम एक दौर के रूप में देख सकते हैं। यह वैज्ञानिक विचारों की उत्पत्ति का दौर था। अभी आपने देखा, धर्म परलोक की बात करेगा, लेकिन वैज्ञानिक विचार इहलोक की बात करेगा, इस पृथ्वी जगत की बात करेगा। इसके अंदर जो भी समस्याएं हैं उस पर वार्ता करेगा। और विज्ञान हमेशा निष्पक्ष अध्ययन करेगा। वह साक्ष्यों को महत्व देगा, वह प्रयोग को महत्व देगा, एक्सपेरिमेंट को महत्व देगा। लोगों ने शून्य से सोचना प्रारंभ किया। अब लोगों ने, जब धर्म के सच्चाई सामने आई कि हमें इस तरीके से शोषण किया जाता था, तो लोगों ने फिर से शून्य से सोचना प्रारंभ किया और धर्म एवं चर्च की सत्ता को चुनौती दे दी गई। चुनौती दे पाना कठिन था, दे पाना संभव नहीं था, लेकिन जब विज्ञान आया और विज्ञान ने अपने तार्किकता से, वस्तुनिष्ठता पर अध्ययन करके जब चीजों को सत्यापित किया, तो लोगों की आंखें खुली और धीरे धीरे धर्म एवं चर्च की सत्ता को चुनौती देना शुरू हुआ। अब लोग कारण एवं परिणाम के बीच उपस्थित संबंधों को भी समझने का प्रयास किए, जिससे समाज धीरे धीरे तार्किक होने लगा, तर्क की प्रधानता होने लगी। लोग प्रश्न करना शुरू किए, कब, क्या, क्यों, कैसे। और दोस्तों, जब प्रश्न होगा तो व्यक्ति उसका जवाब तार्किक ढंग से प्राप्त करने की कोशिश करेगा, क्योंकि विज्ञान हमेशा तार्किकता को महत्व देगा। धर्म अपने तार्किकता पर उस प्रश्नों का खंडन भी करने की कोशिश करेगा, लेकिन विज्ञान अपने निष्पक्ष अध्ययन से उसको सत्य करने की कोशिश करेगा कि मेरा जो अध्ययन है वो सत्य है, क्योंकि वह उस अध्ययन को एक प्रयोगशाला के अंतर्गत करेगा। तो दोस्तों, लोगों ने कारण एवं परिणाम के बीच उपस्थित संबंधों को भी समझने का प्रयास किया और समाज धीरे धीरे तार्किक होने लगा। परंतु दोस्तों, आप ही बताओ कि जब एक परिवर्तन होता है, जब हम धर्म से वैज्ञानिकता में प्रवेश करते हैं, तो विज्ञान किसी चीज को कहेगा तो क्या धर्म उसे स्वीकार कर लेगा? वो अपने ढंग से, अपने तार्किक तरीके से इस वैज्ञानिकता का खंडन करेगा और विज्ञान अपने तार्किकता से खंडन करेगा। तो दोस्तों, इसके कारण समाज में अस्थिरता उत्पन्न हुई। अब आते हैं हम जो आपको वैज्ञानिक विचारों की उत्पत्ति का दौर कह रहे थे, उसको समझते हैं क्या है। अर्थात कि जो आपके समाज में ये दौर उत्पन्न हो रहा था, इसमें जो चिंतक थे उन्होंने क्या क्या खोजे की, आइए उसको अब समझते हैं। राइट, चलिए। तो दोस्तों, अब वैज्ञानिक क्रांति को समझते हैं। तो पुनर्जागरण काल में जब हम फिर से जागने की कोशिश करें, जब हम धर्म से विज्ञान की ओर आगे बढ़ने की कोशिश किए, जब हम कारण और परिणाम के बीच उपस्थित संबंधों को जानने की कोशिश किए, जब हम शून्य से सोचना प्रारंभ किए, तो पुनर्जागरण काल में यूरोप में वैज्ञानिक क्रांति हुई। इस वैज्ञानिक क्रांति के प्रभाव में न केवल मनुष्य के भौतिक जीवन में चेंजिंग आई, बल्कि प्रकृति और समाज के प्रति मनुष्य के विचारों में भी चेंजिंग आई।
अर्थात कि हम प्रकृति और समाज के विषय में भी ठीक तरीके से सोचना शुरू किया। सत्ता और ज्ञान को केंद्र बिंदु, सत्ता और ज्ञान का जो केंद्र बिंदु था वो धर्म था, ये आपको पहले ही हमने बता दिया, और उसको चुनौती दे पाना कठिन एक कार्य था। ऐसे वातावरण में धर्म का विरोध करते हुए नए तथा साहसिक विचारों का उभरता असंभव सा था। इसलिए वैज्ञानिक प्रगति की उपयोगिता केवल उत्पादन की तकनीकों को सुधारने तक सीमित रह गई थी। अर्थात कि यूरोप के समाज में धर्म ने अपना एक ऐसा स्थान स्थापित कर लिया था जिसको चुनौती दे पाना एक कठिन कार्य था, क्योंकि वह सत्ता और ज्ञान दोनों जगह अपना नियंत्रण स्थापित किया था। सत्ता में आपको बताया कि राजा को उसने ईश्वर का प्रतिनिधि बना दिया था, अर्थात कि यह ईश्वर का प्रतिनिधि है। इसके मुखमंडल से निकलने वाले शब्द ये राजा के शब्द नहीं है, ये ईश्वर का शब्द है, गॉड का शब्द है। और प्रजा अगर वह किसी भी प्रकार का राजा के शब्दों का विद्रोह करता है तो समझ लीजिए कि राजा का अपमान नहीं है, वो ईश्वर का अपमान है। इसलिए राजा अगर किसी को दंड दे रहा है तो यह व्यक्ति के बुरे कर्म थे, उन बुरे कर्मों को ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में राजा आपको दे रहा है। इसको आपको शांतिपूर्वक हाथ जोड़कर स्वीकार्य करना होगा। आप स्वीकार करेंगे क्योंकि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, ईश्वर का अंश है। ईश्वर आपको दंड दे रहा है, राजा नहीं दंड दे रहा है। जबकि कोड़े चलाएगा वह, जबकि अत्याचार करेगा वह। तो दोस्तों, ऐसे वातावरण में धर्म का विरोध करते हुए आप धर्म का विरोध तो कर ही रहे हैं और उसके बाद भी नए तथा साहसिक विचार भी उत्पन्न करेंगे, तो थोड़ा एक कठिन कार्य था। क्योंकि धर्म अपने आप को लुटता हुआ देख चुप तो बैठेगा नहीं, वह भी प्रतिक्रिया में जवाब तो देगा। इसलिए वैज्ञानिक प्रगति की जो उपयोगिताएं थी वो केवल उत्पादन की तकनीकों को सुधारने तक सीमित रह गई, कि हम जो उत्पादन की तकनीक है उसको सुधारने की कोशिश करें। इस युग में भौतिक, रासायनिक, खगोल, जीव विज्ञान जैसी शाखाओं का विकास हुआ, जो यूरोप के समाज में एक बहुत तीव्र गति से परिवर्तन का परिचायक बना। और इन विज्ञानों के तार्किक आधारों के कारण जो ये विज्ञान थे वो तार्किकता को महत्व देते थे, और उन तार्किकता के आधारों के कारण धार्मिक सत्ता को चुनौती मिली, जो धार्मिक सत्ता सिर्फ विश्वासों और आस्थाओं पर आधारित थी, जो इहलोक की समस्याओं की बात नहीं करता था, उस परलोक के विषय में बात करता था। अब दोस्तों, जो चिंतक थे वह भी अपना कार्य कर रहे थे। पहले भू केंद्रित अवधारणा मौजूद थी। भू केंद्रित अर्थात पृथ्वी जो है वह पृथ्वी विश्व का केंद्र माना जाता था। तो दोस्तों, कॉपरनिकस आए, उन्होंने सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया और उस आधार को धराशायी कर दिया जिस पर धर्म आधारित पुराना विश्व खड़ा था और जिसमें पृथ्वी को विश्व का केंद्र माना जाता था। तो कॉपरनिकस आए और उन्होंने भू केंद्रित की जगह सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया। समझिए, कॉपरनिकस ने एक धर्म की जो मान्यताएं पुराने विश्व के सामने खड़ी थी कि पृथ्वी विश्व का केंद्र है, भू केंद्रित अवधारणा, उसको कॉपरनिकस ने धराशायी कर सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया। विलियम हार्वे
उन्होंने रक्त प्रवाह की खोज की। रक्त प्रवाह की खोज से मानव शरीर के तमाम प्रकार की समस्याओं पर विशेष अच्छे तरीके से अध्ययन होना शुरू हुआ, क्योंकि रक्त प्रवाह की खोज हुई और डार्विन द्वारा उद्विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन। यह सब एक वैज्ञानिक क्रांति है दोस्तों, वैज्ञानिक क्रांति जो यूरोप के समाज में हो रहा था और यह परिवर्तन का परिचायक बना। समझ में आ रहा है? आप लोग कमेंट करके बताओ, सभी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो उपरोक्त खोजों एवं परिवर्तन के साथ मनुष्य एवं प्रकृति के बारे में तार्किक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ, क्योंकि इन खोज जो हो रहे थे वैज्ञानिक क्रांति के अंतर्गत, इसने मनुष्य और समाज में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आया। धर्म की सत्ता को चुनौती देना शुरू किया गया, और जब धर्म की सत्ता को चुनौती मिलना शुरू हुआ तो जाहिर सी बात है कि मनुष्य और प्रकृति के बारे में तार्किक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास शुरू हुआ। ठीक है, सभी समझ पा रहे हैं? चलिए, तो वैज्ञानिक क्रांति ये थी। ठीक है दोस्तों, तो ये यूरोप में वैज्ञानिक क्रांति पुनर्जागरण के अंतर्गत। एक दोस्तों व्यापारिक क्रांति हुई, ठीक है, जिसको हम वाणिज्यिक क्रांति कहते हैं। ठीक है, ये व्यापारिक क्रांति या वाणिज्यिक क्रांति ये भी कह सकते हैं, वाणिज्यिक क्रांति। ठीक है, वाणिज्यिक क्रांति। इसका संबंध अगर देखा जाए तो 1450 से 1800 के बीच का है। ठीक है, मध्यकालीन यूरोप की अर्थव्यवस्था जो थी, आप लोग देखा मध्यकालीन यूरोप में धर्म का वर्चस्व था और धर्म सामाजिक जीवन के सभी पक्षों पर नियंत्रण स्थापित था। तो मध्यकालीन यूरोप की अर्थव्यवस्था में विकास की संभावनाएं बहुत सीमित हैं, परंतु ये जो वाणिज्यिक क्रांति थी, इस क्रांति ने मध्यकालीन यूरोप में जो एकदम जड़ बन गया था, जो अर्थव्यवस्था में विकास नहीं हो रहा था, उसको एक सजीवन बूटी का कार्य किया और जो यूरोप की गतिहीनता थी वो दूर हुई। इस वाणिज्यिक क्रांति ने मध्यकालीन यूरोप की गतिहीनता को दूर कर दिया। वास्तव में व्यापार एवं वाणिज्य, जो व्यापार एवं वाणिज्य का जो विस्तार है, वाणिज्य का विस्तार है, वह कुछ यूरोपीय जो देश थे उन देशों द्वारा अपनी आर्थिक और राजनीतिक सत्ता को बढ़ाने के लिए, आर्थिक और राजनैतिक सत्ता को बढ़ाने तथा सुदृढ़ करने का एक परिणाम भी कह सकते हैं। जो ये व्यापार एवं वाणिज्य का विस्तार यूरोप में हुआ, कुछ ऐसे यूरोपीय देश थे, उन्होंने अपनी आर्थिक और राजनीतिक सत्ता को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की और उसके सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने आगे बढ़े, और उन्हीं के प्रयासों का यह परिणाम रहा कि मध्यकालीन यूरोप में विकास की संभावनाएं अर्थव्यवस्था में तीव्र गति से बढ़ी। तो बैंकिंग व्यवस्था का विस्तार हुआ, ऋण, चेक एवं मुद्रा प्रणाली का प्रचलन शुरू हुआ यूरोप में, और संयुक्त पूंजी कंपनियों एवं चार्टर्ड कंपनियों का विकास होना शुरू हुआ। ठीक है दोस्तों, और उपयुक्त परिवर्तनों के साथ तार्किक दृष्टिकोण का विकास आर्थिक क्षेत्र में हुआ। इस वाणिज्यिक क्रांति ने आर्थिक क्षेत्र में भी तार्किक दृष्टिकोण को जन्म दे दिया। अभी आप लोगों ने देखा कि धार्मिक क्षेत्र में
धर्म को प्रतिस्थापित करने के लिए विज्ञान आया और विज्ञान अपने तर्कों के द्वारा धर्म की सत्ता को चुनौती देना शुरू किया और धर्म के क्षेत्र में तार्किक दृष्टिकोण का विकास होना शुरू हुआ। विज्ञान ने धर्म को प्रतिस्थापित कर दिया और अपना स्थान लिया। अब ये तार्किक दृष्टिकोण का विकास आर्थिक क्षेत्र में हुआ। अब दोस्तों दूसरे पे आ रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने पुनर्जागरण समझा, 3 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना को समझ रहे हैं। पहला पुनर्जागरण समझा, दूसरा फ्रांसीसी क्रांति, इसने भी यूरोप के समाज में एक व्यापक परिवर्तन को जन्म दिया। 1789 में यह फ्रांसीसी क्रांति हुई और इस फ्रांसीसी क्रांति ने समाज की सोच को चेंज कर दिया। इस क्रांति ने यूरोप में उपस्थित सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था को भी चुनौती दी, जो एक हायरार्की बनी हुई थी जिसमें प्रदत्त परिस्थिति को महत्व दिया जाता था, न कि अर्जित परिस्थिति को, अर्थात कि वंशावली पद्धति को महत्व दिया जाता था। उस सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था को चुनौती मिली। जो फ्रांस राजतंत्र था वह राजतंत्र से लोकतंत्र की दिशा में परिवर्तित हुआ। और दोस्तों यही विज्ञान है, यही वैज्ञानिकता है, क्योंकि विज्ञान हमेशा तार्किकता का समर्थन करता है। राजतंत्र किस पर आधारित था भाई? राजा हो सकता है निरंकुश होकर प्रजा के साथ गलत कृत्य कर बैठे और प्रजा उसको ईश्वर का देवदूत मानकर उस दंड उसके अत्याचार को बस सहन करता रहे। नहीं, लोकतंत्र जनता का शासन। आधुनिक विचारधाराएं भी जन्म ली, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। आप देखिए इंडियन प्रेम्बल में हमने फ्रांसीसी क्रांति से ही प्रभावित होकर स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व शब्द को स्थान दिया। तो फ्रांस की क्रांति से समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का जन्म हुआ। अब लोग अपने इक्वेलिटी समझना शुरू किए, स्वतंत्रता को समझना शुरू किए, बंधुत्व का भाव। जब लोगों को इन अधिकारों का बोध हुआ तो इन अधिकारों की मांग बढ़ी। भाई जब हमको समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का पता चला, ये हमें अधिकार का बोध हुआ, तो हम उस अधिकार को मांगेंगे। और जब हम मांग करेंगे तो जो पुराना समाज है वह विरोध करेगा। और दोस्तों इससे भी समाज में अस्थिरता और बढ़ी। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति ने एक लोगों के अंदर ज्ञान, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का करा दिया, जिससे लोग समझने लगे कि हमें कहां तक स्वतंत्र होना है, कहां तक नहीं। समता कि हमको भी आगे बढ़ना है, प्रदत्त परिस्थिति की जगह अर्जित परिस्थिति को महत्व दिया जाए, अर्थात कि योग्यताओं को महत्व दिया जाए। हम अपनी योग्यताओं से हम उच्च में आ जाएंगे। तो ये चीजें फ्रांसीसी क्रांति। औद्योगिक क्रांति, अभी आपको मैंने बताया कि समाजशास्त्र को कभी कभी औद्योगिक क्रांति का एक उप उत्पाद भी कहा जाता है। ये जो औद्योगिक क्रांति था ये कब हुआ? ये 1760 के आसपास ब्रिटेन में प्रारंभ हुआ। इस क्रांति से पहले इंग्लैंड, फिर अन्य यूरोपीय देशों तथा बाद में अन्य महाद्वीपों में भी लोगों को के सामाजिक आर्थिक जीवन में जबरदस्त बदलाव लाया। भाई ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई, धीरे धीरे इसका प्रसार चारों तरफ होने लगा। इंग्लैंड के बाद अन्य यूरोपीय देशों, फिर अन्य महाद्वीपों में होने लगा और लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में जबरदस्त बदलाव आया। ये जो औद्योगिक क्रांति है ये तीव्र औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को संबोधित करता है। अधिक से अधिक इंडस्ट्रियलाइजेशन का डेवलप हो। और औद्योगिक क्रांति जो है, आप खुद सोचो, जहां पर इंडस्ट्री होगी उस इंडस्ट्री में यांत्रिक रूप से ज्यादा मात्रा में
अशारीरिक ऊर्जा के प्रयोग से होने वाले उत्पादन की प्रक्रिया को संबोधित करेगा। अर्थात कि यहां पर मशीन अपना स्थान लेगा, श्रमिक कम, श्रमिक आपका अपना श्रम देता है, श्रम। अब जैसे मान लो कि एक चटाई का निर्माण करना है, तो श्रमिक उस चटाई को मान लो कि एक दिन में तैयार करेगा, लेकिन मशीन के द्वारा हम आधे घंटे में तैयार कर ले रहे हैं। तो इस लाइन का अर्थ है कि औद्योगिक जो डेवलप हो रहा था उसमें यांत्रिक रूप से ज्यादा मात्रा में अशारीरिक ऊर्जा के प्रयोग से होने वाले उत्पादन की प्रक्रिया को संबोधित करता है। अर्थात कि जिसमें शारीरिक ऊर्जा कम हो, यंत्रों का प्रयोग ज्यादा हो। तो उद्योग की उत्पत्ति ने नगरों को जन्म दिया, नगर बने, और जो नगर थे वे उत्पादन के केंद्र बन गए। नए औजार तथा नई तकनीकों का विकास होना शुरू हुआ, परंतु इसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। क्या प्रतिकूल प्रभाव डाला ग्रामीण अर्थव्यवस्था में? भाई उद्योग जन्म आपका जहां लेगा वहां नगर का निर्माण होगा, उत्पादन के केंद्र बनेंगे जहां पर नए औजार नए तकनीकों का विकास होगा, परंतु इसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। ग्रामीण क्षेत्र में क्या हुआ? बेरोजगारी बढ़ी, और इस बढ़ती बेरोजगारी कारण ग्रामीण लोग शहर क्षेत्रों की ओर प्रवासन करना शुरू किया। अर्थात कि गांव के लोग खेती करते थे, किसानी करते थे, और यह जो कृषि है इसमें कई प्रकार के बेरोजगारी देखने को मिलती है। कभी प्रच्छन्न बेरोजगारी, कभी मौसमी बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, तमाम प्रकार की। तो दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी तीव्र गति से बढ़ रही थी, और उधर से इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, औद्योगिक क्रांति के कारण क्या हो रहा था? नगर का निर्माण हो रहा था। अब क्या हुआ कि ये जो गांव के किसान थे ये शहर की ओर आगे बढ़ना शुरू हुए। अब जो ये शहर में आगे बढ़ना शुरू हुए तो शहर क्षेत्रों में दो वर्ग जन्म लिया, एक पूंजीपति वर्ग जन्म लिया, एक श्रमिक वर्ग जन्म लिया। पूंजीपति वर्ग वह जो उद्योग के हर एक संसाधनों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया है, अर्थात कि पूंजीपति वर्ग का स्वामित्व उद्योगों पर था, और श्रमिक वर्ग का नियंत्रण मात्र उसके श्रम शक्ति पर था। जो श्रमिक वर्ग था वो सिर्फ अपना क्या दे सकता है? श्रम दे सकता है, सिर्फ और सिर्फ अपना श्रम दे सकता है और कुछ नहीं। लेकिन पूंजीपति वर्ग का स्वामित्व उद्योगों पर था, पूरी तरीके से उद्योगों पर उसका नियंत्रण था। कौन सा उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, सब का सब निर्णय वह पूंजीपति वर्ग लेता था। श्रमिक का कार्य क्या है? उसका कार्य क्या है? वह उसका निर्माण करे, अपना श्रम दे। तो पूंजीपति वर्ग का कार्य क्या होता है? वो अधिक से अधिक लाभ कमाना। तो पूंजीपति वर्ग जो था अपने लाभ को निरंतर बढ़ाने के लिए पूंजीपति वर्गों ने श्रमिकों का तीव्र गति से शोषण किया। भाई पूंजीपति अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहेगा, और ये जो श्रमिक है ये कारखानों में कार्य करने के लिए विवश थे, कारखानों में कार्य करते थे। अब यहां पर इनकी जो मजदूरी थी, जो इनकी पारिश्रमिक थी, वो निर्धारित पारिश्रमिक से कम पारिश्रमिक दी जाती थी। अर्थात कि 2000 रुपए पर मंथ के हिसाब से डिसाइड है तो 1500 दिया जाता था, और 8 घंटे के लिए उनको निर्धारित किया जाता था तो उनको 13 घंटे वर्क कराया जाता था, और जो 5 घंटे एक्स्ट्रा वर्क करा रहे हैं उसका कोई वेतन दिया नहीं जाता था।
तो पूंजीपति वर्ग का उद्देश्य ये लाभ कमाना, और इस लाभ को निरंतर बढ़ाने के लिए पूंजीपति वर्गों ने श्रमिकों का शोषण किया। अब जब एक वर्ग जो है वह बहुत ज्यादा रिच होता जा रहा है, लेकिन एक वर्ग जो है श्रमिक वर्ग वो ज्यादा से ज्यादा निम्न होता जा रहा है, तो शहरी क्षेत्रों में असमानताएं निरंतर बढ़ती चली गई। श्रमिक वर्ग में गरीबी बंधन, कारखाने में बंद करके कैद करके उनसे कार्य करवाया जा रहा है। एकदम किस तरीके से उनको कार्य कराया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि हैवानियत की तरीके से। तो बंधन, भूखमरी इत्यादि उच्च, और इसी ने एक विरोधाभास को जन्म दिया यूरोप में। श्रमिकों की जो स्थिति थी, इस दयनीय स्थिति ने यूरोप में एक विरोधाभास को जन्म दिया। पूंजीपति जो है वह अधिक से अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से वो तो खूब बढ़ता चला जा रहा है, श्रमिक वर्ग क्यों नीचे चला जाता जा रहा है। तो एक और औद्योगिकीकरण जो था वह उत्पादन की यांत्रिक व्यवस्था मनुष्य के विकास का प्रतीक बनी। भाई, मानव जगत में विकास का प्रतीक इस औद्योगिकीकरण ने तो बना लिया, क्योंकि यहां पर उत्पादन की यांत्रिक व्यवस्था ने स्थान लिया, लेकिन दूसरी ओर श्रमिकों की दयनीय स्थिति पतन का प्रतीक भी बनी। यह प्रश्न पूछ सकता है, आपसे यह प्रश्न पूछ भी सकता है, यह एक क्वेश्चन है, मैं आगे इस क्वेश्चन को दूंगा। स्पष्ट करें, औद्योगिकीकरण मनुष्य के विकास का प्रतीक बनी, जबकि दूसरी ओर श्रमिकों की दयनीय स्थिति पतन का प्रतीक बनी। स्पष्ट करो। पूछ सकता है, तो ध्यान रखो अगले वर्षों के लिए आईएएस एग्जाम में आपसे ऐसे ही प्रश्न पूछ सकते हैं। तो उस काल में जो बुद्धिजीवी थे दोस्तों, उन बुद्धिजीवियों ने यह सोचना प्रारंभ किया कि ऐसे परिवर्तन क्यों उत्पन्न हो रहे हैं। उन्होंने सोचा यदि यह परिवर्तन हो रहा है तब इनका वांछनीय परिणाम प्राप्त न होने के प्रमुख कारण क्या है। एक और औद्योगिकीकरण विकास का प्रतीक बन रहा है, तो इसका एक अच्छा परिणाम तो निकल के आए, लेकिन वह एक अच्छा परिणाम निकल के आ नहीं रहा है, क्योंकि दूसरी ओर श्रमिक के पतन का भी प्रतीक बन रहा है। तो इन रहस्यों को सुलझाना भी जरूरी था, और इसी उद्देश्य से यह तय किया गया कि समाज का अध्ययन व्यवस्थित रूप से किया जाए, और इसी उद्देश्य से दोस्तों एक विषय के रूप में समाजशास्त्र का उद्भव हुआ। सभी को समझ में आया? एक बार आप लोग कमेंट करें, एक बार आप लोग कमेंट करें। सभी को समझ में आया? एक बार आप लोग कमेंट करें। हम लोगों ने क्या क्या समझा, हम लोगों ने क्या क्या समझा, सभी लोग कमेंट करके बताएं। हम लोगों ने स्टार्ट किया एक टॉपिक, यूरोप में आधुनिकता एवं सामाजिक परिवर्तन तथा समाजशास्त्र का आविर्भाव। इस टॉपिक को मैंने स्टार्ट किया, बताया कोई भी विचार अपने सामाजिक पृष्ठभूमि से ही उत्पन्न होती है, कहीं और से यह पैदा नहीं होती है। इसी प्रकार समाजशास्त्र का उद्भव एक विषय के रूप में अथवा एक विचार के रूप में यूरोप के सामाजिक पृष्ठभूमि से उत्पन्न हुई। समाजशास्त्र का उद्भव यूरोप में हुआ, इस कारण प्रारंभिक समाजशास्त्री यूरोप से थे, जैसे अगस्त काम्ट, कार्ल मार्क्स इत्यादि। लेकिन समाजशास्त्र का विकास अमेरिका में हुआ, इस कारण बाद के समाजशास्त्री अमेरिकन रहे, जैसे मीड, पार्सन्स, मर्टन। अब दोस्तों हमने फिर आगे आपको यह बताया कि समाजशास्त्र के उद्भव के दो प्रमुख कारक, सामाजिक एवं बौद्धिक। हमने फिर स्टार्ट किया समाजशास्त्र के उद्भव के सामाजिक कारक, जिसमें एक भूमिका बनाया,
और उस भूमिका के अंतर्गत आपको मैंने बताया कि आपके यूरोप का समाज का परंपरागत स्वरूप क्या था, जिसमें बताया कि यूरोप का समाज एक धार्मिक समाज था। धर्म सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। उसको चुनौती दे पाना कठिन कार्य था। चर्च का स्थान सर्वोच्च था। उसमें काम करने वाले जो पुजारी अर्थात कि पादरी, वह धार्मिक एवं लौकिक सभी जीवन पर अपना आधिपत्य स्थापित किए थे और वह डिसाइड करते थे कि क्या नैतिक है और क्या अनैतिक। शिक्षा धार्मिक पर थी। जो पादरी ग्रंथ लिखते थे उसी को शिक्षा दी जाती थी। राजतंत्रात्मक था और राजा को धर्म का समर्थन प्राप्त था, अर्थात कि राजा ईश्वर द्वारा भेजा गया देवदूत है। राजा के मुख से निकलने वाला शब्द ईश्वर का शब्द है। प्रजा का हिम्मत नहीं है कि आप इस शब्द का विद्रोह करें। अगर कर रहे हैं तो आप ईश्वर की सत्ता को चुनौती दे रहे हैं और ईश्वर की सत्ता को चुनौती देना पाप है, अर्थात कि एक बहुत बड़ा समस्या को आमंत्रित करना है। ये यूरोप का समाज था। परिवार एवं नातेदारी व्यवस्था, कृषि अर्थव्यवस्था जिसमें सामंत भूमि के मालिक और किसान उस भूमि पर खेती करते थे। लेकिन दोस्तों, कोई भी व्यवस्था हमेशा के लिए व्याप्त नहीं होता है। यूरोप के समाज में परिवर्तन आया। 3 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना घटी जिसने यूरोप के समाज को बिल्कुल चेंज कर दिया, जिसमें एक पुनर्जागरण, एक फ्रांसीसी क्रांति और एक औद्योगिक क्रांति। पुनर्जागरण अर्थात कि फिर से जागना। पुनर्जागरण यह एक दौर था दोस्तों। इस दौर में लोग शून्य से सोचना प्रारंभ किए। ये एक वैज्ञानिकता का उदय था, तार्किकता का उदय था। कारण एवं परिणाम के बीच उपस्थित संबंधों को उठाने का दौर था, जिसमें लोग प्रश्न करना शुरू किए। इसको हम 2 पार्ट में देखा, एक वैज्ञानिक क्रांति और एक वाणिज्यिक क्रांति। फिर फ्रांसीसी क्रांति जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे शब्दों से परिचय कराया, सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था को चुनौती दी। और फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति में, जहां पूंजीपति वर्ग द्वारा श्रमिकों का वृहद स्तर पर शोषण किया जाता था। पूंजीपति वर्ग विकसित होता चला गया और श्रमिक वर्ग की दयनीय स्थिति। एक और औद्योगिक क्रांति जहां मानव समाज के विकास का प्रतीक बना, वहीं श्रमिकों के दयनीय स्थिति अर्थात कि पतन का प्रतीक बना। इन्हीं कारणों को जानने के लिए दोस्तों कि आखिरकार इनकी दयनीय स्थिति क्यों हो रही है, क्या कारण है, दिक्कतें कहाँ हैं, कौन से मशीन में दिक्कतें आ गई हैं, तो इसीलिए समाजशास्त्र का उद्भव हुआ, एक व्यवस्थित विषय का उद्भव हुआ जो इन समस्याओं को निष्पक्ष तरीके से अध्ययन करके खत्म कर सके इन समस्याओं को। तो दोस्तों, यहाँ पर यह टॉपिक समाप्त होता है। आप लोगों को मैंने फिर से रिवीजन करा दिया। अब दोस्तों, आप लोग जल्दी से जल्दी जितना हो सके एडमिशन ले लें, जिनको भी लेना है, ठीक है, तो आप ले सकते हैं। अब मैं अगले क्लास में आपको बताऊंगा कि यूरोप में आधुनिकता का यूरोप के समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। फिर उसके बाद एक टॉपिक डिस्कस होगा समाजशास्त्र के उद्भव में बौद्धिक, ठीक है। तो दोस्तों, समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय का नया बैच प्रारंभ 20 जून के अंदर एडमिशन लेने वालों को 3000 ऑफ, 16,999 फीस। कोई इंक्वायरी करना हो, कोई भी फ्री आपको काउंसलिंग कराना हो तो एक कॉल घुमाइए, फ्री काउंसलिंग कराएं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।